प्रिय किसान भाइयों, डियर स्टूडेंट्स, जैविक खेती से जुड़े हुए सभी साथियों, देवियों एवं सज्जनों, मैं डॉक्टर डी.के. सिंह, प्रोफेसर पाननगर यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियोस में भी जैविक खेती के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरह से करें, कैसे करें, छोटी छोटी जानकारियां आपको मैं देता आ रहा हूं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जैविक खेती अगर आपको स्टार्ट करना हो ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो कहाँ से शुरुआत करें और कौन कौन सी क्रॉपिंग सिस्टम हम अपनाएं, इस क्रॉपिंग सिस्टम को अपना के हम अच्छा उत्पादन और इसके साथ साथ हम अच्छा फ़ायदा कमा सकें जैविक खेती से। किसानों के द्वारा भी और बहुत लोग चर्चा करते हैं कि जैविक खेती मैं अब शुरू करने वाला हूँ, कब से मैं शुरुआत करूँ, कैसे करूँ। तो इस पे किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैविक खेती जब भी अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया रहता है कि जब गेहूं की कटाई हो जाए, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ वीट जब कट जाए, उसके बाद हरी खाद से जैविक खेती की शुरुआत करें। हरी खाद जहाँ थोड़ा सा निचली एरिया है, जहाँ पानी लगने के साधन हो, पानी लगने की ज़्यादा संभावना होती है, वहाँ पे आप ढैंचा के हरी खाद लें। और जहाँ थोड़ा सा उपराऊ जगह है, जहाँ पे पानी लगने की संभावना कम होती है, पानी नहीं लगता है, वहाँ पे आप सनई बहुत अच्छा होता है। तो स्टार्ट हम जो करें, जो शुरुआत करें, वो हरी खाद की फसल से शुरुआत करें, चाहे वो सनई हो, ढैंचा हो या किसी भी प्रकार की जो दलहनी फसल हो, मूंग हो, उड़द हो, काउपी हो, लोबिया जिसको बोलते हैं, इन सब से भी हम किसी भी, लेकिन सबसे पहले हरी खाद की फसल अवश्य लेना चाहिए, फिर इसके बाद शुरुआत करें। फसल चक्र हम कौन कौन सा अपनाएं जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें दो बात के विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए किसान भाइयों, कि आप फसल चक्र इस तरह से अपनाएं, फसल चक्र का इस तरह से चुनाव करें कि जिससे आपकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी आपकी बनी रहे, उत्पादकता आपकी बनी रहे और इकोनॉमिक आपको फ़ायदा ज़्यादा हो। तो दो चीज़, प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये दो चीज़ बनी रहे आपकी, मतलब आपको फ़ायदा भी ज़्यादा हो, पैसा भी आपको ज़्यादा मिले और आपके उत्पादन कभी भी किसी भी हालत में घटे नहीं। तो मेरा ये बहुत सारा अनुभव रहा है। बेसिकली हम तो यहाँ जो रिसर्च करते हैं उसमें हमारी मेन फसल बासमती राइस होती है। तो बासमती राइस जैविक खेती के अंतर्गत या कोई भी सेंटेड राइस जैविक खेती के अंतर्गत बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। बासमती राइस आप लगा लें। बासमती राइस के बाद, हाँ, बासमती राइस के बाद गेहूं कभी न लें। एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 साल तक धान और गेहूं फसल चक्र नहीं अपनाना चाहिए। बासमती धान लें, बासमती धान के बाद कोई भी दलहनी फसल ले लें, या सब्जियां भी आप उगा सकते हैं उसमें, लेकिन दलहनी फसल ले लें कोई, तो बहुत अच्छा रहता है। चाहे आप चना ले लें, चाहे आप मटर ले लें, चाहे आप मसूर ले लें। तो इस तरह से आप दलहनी फसल का पूरे जो क्रॉपिंग सिस्टम है, जो फसल चक्र है, उसमें दलहनी फसलों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है जैविक खेती के अंतर्गत। तो आप शुरुआत के दिनों में, शुरुआत के क्या, हमेशा अगर आप जैविक खेती कर रहे हो तो फसल चक्र में एक दलहनी फसल अवश्य लेनी चाहिए। अगर आप बासमती धान लेते हैं तो बासमती धान के बाद कोई दलहनी फसल ले लें। या एक चीज़ और भी हमने ये पाया, हमने यहाँ देखा है कि बासमती धान अगर आप लेते हैं तो बासमती धान जो है वो 60 ड्यूरेशन की बासमती धान लें। जैसे 1509 है, तो 60 ड्यूरेशन का अगर बासमती धान हम लेते हैं तो उसके बाद हम जो ऑटम सीजन गन्ना है, गन्ना हम ले सकते हैं उसमें जैविक के अंतर्गत। तो हमने एक चीज़ और यहाँ देखा हुआ है कि जैसे कि हमने पिछले साल भी लगाया था, इस साल भी हमने लगाया हुआ है। हमने एक यहाँ की लोकल वैरायटी है नूरी, नूरी को भी जैविक के अंतर्गत हमने लिया हुआ है। और इस नूरी के बाद हमने गन्ना लगाया, और उस गन्ने में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, गन्ने के साथ हमने मसूर ली और मसूर की खेती की उसमें। तो मसूर बहुत अच्छा उत्पादन दे देता है
और गन्ना जो है उसके बाद गन्ना भी हमारा बहुत बढ़िया गन्ना लगा हुआ है। तो इस तरह से आप बासमती धान लें, शॉर्ट ड्यूरेशन बासमती धान, उसके बाद गन्ना लें और गन्ने के साथ आप मसूर की क्रॉप लें। और जब गन्ना हार्वेस्ट हो जाए, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, तो 2-3 साल तक कम से कम पेड़ी न लें, केवल गन्ने की मुख्य फसल लें। और गन्ना हार्वेस्ट होने के बाद उसमें कोई भी दलहनी फसल ले सकते हैं। अगर 2-3 साल से आप खेती करते आ रहे हैं तो गन्ना हार्वेस्ट के बाद आप गेहूं भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो फसल चक्र अपनाएं, इसी प्रकार से मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि जब आप सब्जियां लेते हैं, सब्जियों के लिए आप खेत को पहले से ही तैयारी करके रखें। जैसे अब सीजन आ रहा है सब्जियां लगाने के, सितंबर लास्ट से लेके अक्टूबर में हम सब्जियां लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, खेत में सबसे पहले हमने ढैंचे की बुआई कर दी। और ढैंचा हमारा लगभग 55 से 60 दिन का जब हो गया तो उसको हमने उसमें मिट्टी में मिला दिया। अब हमारा जैसे बरसात हमारी बंद होगी वैसे हम उसमें सब्जियों की खेती, मैं आपको अलग से एक उसमें वीडियो में आपको बताऊंगा सूखी सब्जियों की खेती आप किस तरह से जैविक के अंतर्गत कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो भी फसल चक्र आप अपनाएं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनाएं कि आपका उत्पादन कभी भी घटे न, क्योंकि मृदा का स्वास्थ्य जो है सबसे जरूरी होता है। मृदा के जो फर्टिलिटी है वो सबसे जरूरी होता है। उस फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई एक लेग्यूम फसल अवश्य लेनी चाहिए। अगर आप इस तरह से फसल चक्र अपनाते हैं, जैसे हमने यहाँ हमने पाया है कि मान लीजिए नर्सरी एरिया है, नर्सरी हम ज़्यादा दिन तक लगाते हैं, थोड़ा लेट तक हो जाता है कभी कभी, तो उस नर्सरी एरिया में हम नर्सरी एरिया के पहले भी हम उसमें 40 दिन के लिए लगभग 40 दिन की जो हरी खाद फसल होती है उसको 40 दिन के बाद ही इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। इनकॉर्पोरेट करके उसमें नर्सरी ले लिए हैं और नर्सरी का जो एरिया भी खाली बचा हुआ है उसमें हम सरसों लगा देंगे। तो इस तरह से जो फसल चक्र है वो फसल चक्र का बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है जैविक खेती के अंतर्गत। अगर फसल चक्र ठीक से नहीं अपनाया गया, कभी भी सीरियल या धान्य फसलों के बाद धान्य फसलें नहीं लेना चाहिए। जैसे कि धान गेहूं है वो न लेके लेग्यूम कोई एक लेग्यूम फसल आप अवश्य लें। अगर मान लीजिए आप ढैंचा ग्रीन मैन्योर लेके और उसके बाद सोयाबीन लगाते हैं तो सोयाबीन के बाद आप गेहूं की फसल ले सकते हैं लेग्यूम लगाने के बाद। गेहूं, हालांकि गेहूं में फिर भी उत्पादन 2-3 साल तक कम आएगा, लेकिन सोयाबीन लगाने के बाद गेहूं का उत्पादन ले सकते हैं आप। लेकिन धान लगाने के बाद गेहूं का उत्पादन कभी भी जैविक के अंतर्गत नहीं लेना चाहिए। तो आप अगर इस तरह से फसल चक्र आप अपनाएंगे तो आपकी मृदा की उर्वरता, क्योंकि मृदा, मैं बार बार आप लोगों को यही बताता हूं कि मृदा की जो उर्वरता है उसको बनाए रखना, मृदा की जो फर्टिलिटी है उसको बनाए रखना नितांत आवश्यक होता है, नहीं तो हम अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो शॉर्ट ग्रेन धान है, शॉर्ट ग्रेन राइस है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमने नूरी लगाया हुआ है, उसके बाद हम गन्ना लेंगे उसमें। तो शॉर्ट ग्रेन राइस, नूरी है, या फिर आपके काला नमक है, काला नमक भी जैविक के अंतर्गत बहुत अच्छा हो जाता है। या फिर आपका जो है काला नमक के साथ साथ आप और भी बहुत सारे शॉर्ट ग्रेन आते हैं, जैसे तिलक चंदन है, तिलक चंदन भी हमने यहाँ लगाया हुआ है, हंसराज भी हमने लगाया हुआ है। तो इस तरह से जो शॉर्ट ग्रेन सेंटेड राइस है, राइस तो किसी भी प्रकार की राइस को धान को इसमें जैविक के अंतर्गत लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात होती है वो बात होती है जो आपके विंटर सीजन क्रॉप है, जिसमें कि गेहूं लगाते हैं। उस सीजन में कभी भी आप सीरियल न लें शुरू में 3-4 सालों तक। इसके बाद फिर कोई भी सीरियल आप ले सकते हैं, इवन धान गेहूं भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर फसल चक्र अपनाते हैं भाइयों, अगर आप इस तरह से आप फसल चक्र अपनाकर और बढ़िया से वैज्ञानिक तरीके से अगर आप जैविक खेती करते हैं
तो आप अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और साथ साथ आप अच्छी इनकम जैविक खेती के अंतर्गत ले सकते हैं आप। हमारा ये वीडियो आप छोटा-छोटा वीडियो आप किसानों को शेयर करते रहिए, सबको भेजते रहिए और जिससे सबको जानकारी मिले, सब्सक्राइब करें इसको। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा छोटी-छोटी जानकारियाँ आपको दे सकें, जिससे आपका जैविक खेती के अंतर्गत आप अच्छा उत्पादन ले सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप किस तरह से आप फसल चक्र अपनाकर आप अच्छा उत्पादन जैविक खेती के अंतर्गत ले सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे के वीडियोज़ में भी आपको इसी तरीके से छोटी-छोटी जानकारियाँ हम देते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।